फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं उसके तमाम गली कूचों और बाजारों से वाकिफ था। मैं सीधा मतलूबा बाजार में पहुंचकर मास्टर फिरोजदीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मननीसा आदमी आंख पर मुहद्दिब अदसा चढ़ाए एक घड़ी की मुरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे थे। मैंने अपनी कलाई घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सलाम के जवाब में उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और आंख से खौल उतारकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें करंजी थीं और उनमें बिला की तेज चमक थी। ये हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सन्नती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, जरा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फिरोजदीन ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है मौलवी साहब, उसे बांधे रखा करें, खोल कर रख देंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के कते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थीं। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर निस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रेस्ट वॉच निकालकर उसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने निहायत खुश खल्की से कहा, बेगम साहिबा, इसमें कोई खास खराबी नहीं थी, मैं कोई उजरत नहीं लूंगा, आपकी अपनी दुकान है। नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकालकर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ी साज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस उसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिखकर देना चाहता हूँ। उसकी क्या जरूरत है मौलवी जी, शायद कभी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। उसने इंतहाई बेदिली से कागज निकालकर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम ऑयल कर्नल नारोमनी। कागज का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी साज की आंखों से लगा हुआ खौल जैसे अपने आप नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साकित सा हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकालकर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाजा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला कुचैला बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तिपाई पर चाय की कतेली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कोठरी में एक तंगोतारीक गुसल खाना भी था। घड़ी साज गुसल खाने में चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में कागज का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरी को काटती हुई गुजर रही थीं। तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में उस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट हैं। ये लोग पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे, मगर कुछ अरसे से ये हम नवाब बन गए हैं। उनसे मिलो और उन्हें भी 2 गोलियां खिलाओ। उसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से दूर 2 मील दूर समुद्र के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजजूब फकीर मिलेगा। उसे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन यहाँ से चले जाओ, जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहां से बाहर आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहां से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दिया। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ प्रवास कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजजूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा ले लिया।
गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम ये किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंधी टोपी खरीदकर सर पर पहन ली। गर्म चादर कमरे में ही रहने दी। अपना जासूसी का सामान सदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था, फिजा में हल्की हल्की गर्मी थी, मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समुद्र के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती है। उस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खरामा खरामा समुद्र के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला हूँगा कि दाहिनी जानिब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला खत्म होता था, वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। समझ गया कि मतलूबा आदमी इसी झोंपड़ी में मुकय्यम है और उसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुईं। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पांव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं। क्या बाबा जी झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम अंदर से आवाज आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, जरा ठहरो तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फेर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरजलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यही राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहां बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गईं। मजजूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कम वक्त को मालूम था कि मास्टर फिरोजदीन ने मुझे गोल दायरा बनाकर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तय किया हुआ टुकड़ा निकालकर उसके हाथ में दे दिया। उसने खोलकर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ अंदर, आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मजजूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का खुफिया नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। तुम्हारे आने की इत्तला मुझे पहले से मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतजार में था। जो 2 लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमरात को यहाँ हाजिरी देने आते हैं। परसों जुमरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलवाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम चले जाओ। मैं वापस होटल आ गया। 2 दिन तक कराची शहर की सैर करता रहा। होटल में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्ला गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों की दुकान करता हूँ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।